मैडम उससे कहिए कि मेरे पति को सही सलामत घर लौटा दे, भले उन्हें नौकरी से निकाल दे। मैं वादा करती हूँ कि धनंजय उनका भांडा नहीं फोड़ेंगे। हम यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। मैडम उन्हें कहिए कि मेरे पति को घर वापस लौटा दे। मैं और मेरा बच्चा उनके बिना नहीं रह सकते। 2003 में आपके पति ने भूमि विभाग ज्वाइन किया था बतौर क्लर्क। क्या इस ज्वाइनिंग में फर्जी कागजात इस्तेमाल हुए थे? फर्जी? ये क्या पूछ रही हैं आप? किशोर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि धनंजय चौधरी के अपार्टमेंट के खिलाफ जो इंक्वायरी बैठी थी उसमें कुछ सच्चाई थी या वो सिर्फ धनंजय चौधरी को परेशान करने का पैंतरा था? इंस्पेक्टर अर्जुन, आप भी एक सरकारी मुलाजिम हैं। जब शुरू हुआ वो रोजमर्रा जैसा ही दिन था, कुछ अलग नहीं था। हर सुबह की तरह मैंने रवि को बस स्टॉप पर छोड़ा। उस दिन मेरे पति धनंजय इंदौर से आने वाले थे। मैं उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने सुबह फोन किया था कि वो भोपाल के लिए निकल रहे हैं। धनंजय ने मुझसे कहा था कि दोपहर के खाने पर पहुंचेंगे। लेकिन जो हमने सोचा था वैसा होने वाला नहीं था। हाँ धनंजय, कहाँ पहुंचे आप? हेलो आरती, घर पर सब ठीक है ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आरती, मैं भोपाल नहीं आ रहा हूँ, मैं होशंगाबाद जा रहा हूँ, महेश चाचा के घर। अरे पर ऐसे अचानक क्या हुआ? देखो आरती, ध्यान से सुनो, घर पर कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा मत खोलना। धनंजय, अब आप मुझे डरा रहे हैं, क्या बात है? आरती, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि उन लोगों को पता चल गया कि मैं इंदौर से भोपाल के लिए निकला हूँ। मैं पुलिस में फोन करूँ? नहीं, अभी नहीं आरती, पहले मुझे होशंगाबाद पहुँचने दो, मैं वहां से तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ, और तुम अपना ख्याल रखना और रवि का भी। सुनो और एक बात। हेलो धनंजय, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बेटे रवि को क्या जवाब दूं, कैसे बताऊं। आरती जी, आपने होशंगाबाद फोन किया धनंजय के चाचा को? कल शाम को मैंने महेश चाचा जी को फोन किया था। धनंजय यहाँ आने वाला था? नहीं बेटा, मुझे तो खबर ही नहीं कि वो यहाँ आने वाला है। धनंजय ने तो कोई फोन भी नहीं किया मुझे। अब माजरा क्या है आरती बेटा? चाचा जी, धनंजय यहाँ भोपाल के लिए निकले थे, फिर फोन करके कहा कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उनकी जान खतरे में है। ये क्या कह रही हो बेटा? तब फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि वो खुद आपके पास आ रहे हैं और मुझे पुलिस में भी जाने के लिए मना किया। कहा कि होशंगाबाद पहुंचकर खुद फोन करेंगे। और धनंजय हमारे पास पहुंचा ही नहीं। आरती बेटा, तुमने भूपेन से बात की? भूपेन धनंजय का छोटा भाई है, यही भोपाल में रहता है। आपने भूपेन को कांटेक्ट किया? जी किया। नहीं आरती भाभी, मेरी अभी भी घर पे आशु से बात हुई है। धनंजय भैया वहां नहीं गए हैं और मेरे पास भी उनका फोन नहीं आया कोई। मेरी लास्ट जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि वो महेश चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं होशंगाबाद, लेकिन चाचा जी कह रहे हैं कि धनंजय ने उन्हें फोन तक नहीं किया। मुझे बहुत डर लग रहा है भूपेन। आरती भाभी, क्या भैया को फिर से ऑफिस से ही खतरा था? ऑफिस के अलावा और किससे खतरा हो सकता है भूपेन? वो एकदम से अचानक 3-4 दिन के लिए भोपाल आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि अचानक से क्यों आ रहे, तो कुछ बताया भी नहीं। सर, फिर भूपेन और उसकी पत्नी आशा हमारे घर आए। हमने रात भर इंतजार किया, फिर सुबह सीधे आपके पास आए हैं। इंदौर में क्या करते हैं आपके पति? लैंड रजिस्ट्रार ऑफिस में सीनियर क्लर्क है, वहीं इंदौर में किराए पर रहते हैं, हम यहाँ भोपाल में। तो आपने इंदौर में पड़ोसियों के साथ चेक किया? हो सकता है वो वापस लौट गए। नहीं लौटे सर, मैंने वहां पर भी फोन किया था। MP XX663 है गाड़ी का नंबर और धनंजय चौधरी का फोटो सारे थानों में फ्लैश कर दिया है। सारे अस्पतालों में एक्सीडेंट केसेस भी चेक करो। कितना टाइम लगेगा सर? भूपेन जी, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके भाई को ढूंढ निकालेंगे। नंबर है 4441275581। नाम है धनंजय चौधरी। आदमी गायब हुआ है। धनंजय चौधरी की फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन हमें तुरंत चाहिए। उनकी जान को खतरा है शायद। खतरा? उनके बॉस रजिस्ट्रार रंजीत चौहान से था। सर, 2-4 बार मेरे सामने भी धनंजय भैया ने रंजीत चौहान का ही नाम लिया था। उन्होंने बोला था कि उन्हें खतरा है रंजीत चौहान से। लेकिन रजिस्ट्रार जैसे वरिष्ठ सरकारी अफसर से
एक सीनियर क्लर्क की जान को कैसे और क्यों खतरा था? जहाँ तक मुझे पता है उनके इंदौर के लैंड रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा था और मेरे पति एक ईमानदार अफसर है। घूस के नाम से तक नफरत है उन्हें। मेरे पति को बहुत परेशान किया जा रहा था क्योंकि वो घूस लेने वाली मंडली में शामिल नहीं हो रहे थे। सर, एक हफ्ता पहले मैंने बातों बातों में ही धनंजय भैया से पूछ लिया था कि दफ्तर में क्या चल रहा है। कब से एक ही रट लगाए बैठे हुए हैं, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। भूपेन, तू जानता है मेरा ज़मीर नहीं मान रहा है। ज़मीर तो पूरे जमाने का ही मर चुका है भैया। कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों की मैंने सरकारी नौकरी। ये दिल करता है ये नौकरी छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि घर कैसे चलाऊंगा। साला भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया हमारा दफ्तर। यहाँ घूस ना लो तो किसी दिन तुम्हारी जान ले लेंगे ये लोग। सर, धनंजय भैया ने साफ साफ तो नहीं बताया। हाँ, पर इतना कहा था कि रजिस्ट्रार रंजीत चौहान उन्हें घुमा फिराकर धमकियां दे रहा है। सब मुझे लगता है कि इंदौर के ऑफिस में जो हो रहा है वो यहाँ भोपाल हेडक्वार्टर्स में उसकी शिकायत करने आ रहे होंगे। रजिस्ट्रार रंजीत चौहान के खिलाफ शिकायत? सर। हाँ मुकेश। सर, वो भोपाल पुलिस से फ़ोन आया था। किस बारे में? धनंजय चौधरी गायब हो गए। गायब मतलब? सर, कल ही की बात है। पुलिस यहाँ पहुँच रही है। सारे फाइल्स और डिटेल्स मेरे टेबल पे, जल्दी। सर, वो धनंजय वाली फाइल्स ना? और कौन से मुकेश? समझ गए। सर, यहाँ से लेकर पूरे होशंगाबाद हाईवे पर धनंजय चौधरी की गाड़ी कहीं भी स्पॉट नहीं हुई है। अगर कोई धनंजय का पीछा कर रहा था और उसमें कामयाब भी हुआ तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता कि धनंजय को ले जाए और उसकी गाड़ी पीछे छोड़ दे। रूट पर जितने भी गैराज हैं सब पर धावा बोलो। पूरी पॉसिबिलिटी है कि गाड़ी वहाँ लाई गई होगी, पुरानी पहचान मिटा के नया जन्म देने के लिए। देखिए, अभी तक अस्पताल से एक भी ऐसा एक्सीडेंटल केस सामने नहीं आया है जो धनंजय चौधरी से मेल खाता हो, लेकिन हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हमारे सर इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। मैम, प्लीज आप सर से कहिए कि थोड़ा जल्दी करें प्लीज। मैडम, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। हम भी कम नहीं हैं। आप हम पर पूरा भरोसा रखिए, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन का मामला है तो हो सकता है धनंजय चौधरी किसी घपले का भंडाफोड़ करने वाला विसल ब्लोअर, और कई विसल ब्लोअर की तरह ये भी गायब हुआ है। सुभाष, यहाँ के कर्मचारियों को कुरे दो। धनंजय चौधरी गायब हुए तो जाहिर सी बात है बहुत सी बातें हुई होंगी और हो रही होंगी। सर, मैं ज़रा से रजिस्ट्रार रंजीत चौहान को टटोलता हूँ। ऑफिसर, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि धनंजय चौधरी कोई ऑफिशियल छुट्टी पर नहीं था कि वो ऐसे 3-4 दिनों के लिए उठकर भोपाल चला जाए। हमारे लिए वो ऑफिस में एब्सेंट था, कल भी और आज भी एब्सेंट, और यही मौजूदा हकीकत है। हकीकत यह है कि धनंजय चौधरी गायब है, और हकीकत यह भी है कि धनंजय चौधरी की पत्नी आरती और उसके भाई भूपेन चौधरी ने दोनों ने शक की उंगली आप पर उठाई। मुझ पर? उन दोनों का कहना है कि आप धनंजय चौधरी को परेशान कर रहे थे। मैं धनंजय को परेशान कर रहा था? मैं? धनंजय चौधरी न सिर्फ मेरे ऑफिस में बल्कि जिस ऑफिस में उसने काम किया है उन सब के लिए वो परेशानी था, मुसीबत था, सरदर्द था। सर, सच कहूँ ना तो 36 का आंकड़ा है धनंजय और रंजीत सर के बीच में। आप तो बड़े अच्छे से समझ सकते हो, जब सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों के ऊपर साहब लोगों का दबाव होता है तो क्या होता है। दबाव किस चीज़ का था धनंजय पर? धनंजय काफ़ी दिनों से परेशान था। आप चाहो तो शारदा जी से पूछ लो, वो आपको सब कुछ सच सच बता देंगी। दबाव की बात तुमने छेड़ी है, इसलिए पहले तुम सही सही बताओ। बोलो, धनंजय के ऊपर दबाव किस चीज़ का था? रजिस्ट्रार सर, मेरा मतलब रंजीत सर धनंजय को इस दफ्तर से आउट करवाना चाहते थे। वजह? कुछ फाइल्स थी जो शायद धनंजय को क्लियर करनी थी पर उसने नहीं की। कैसी फाइल्स? और धनंजय ने क्लियर क्यों नहीं की? अब देखो साहब, इससे ज़्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ।
मैं आपको पहले ही सामने से इतनी बड़ी टिप दे चुका हूँ, अब इसमें हमें घसीट कर हमारे ऊपर और दबाव मत डालिए। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ और वैसे भी मुझे धनंजय की तरह इस दफ्तर से गायब होने का कोई शौक नहीं है साहब। दबाव था, अब सही कह रहे हैं ऑफिसर, दबाव था धनंजय, पर दबाव किस बात का था, क्यों था, उसका सारा चिट्ठा इन फाइलों में बंद है। फाइलें बंद करने का वक्त आ गया। 1 महीने में उसकी इंक्वायरी का निष्कर्ष सामने आ जाता। अब फिर धनंजय नौकरी से बाहर होता या शायद जेल के अंदर। सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन ये बात सही नहीं है कि धनंजय एक कामचोर था या ऑफिस के लिए सरदर्द था। वो अपना काम ठीक से करता था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि धनंजय का सर्विस रिकॉर्ड क्वेश्चनिंग में क्यों आया, और धनंजय के खिलाफ इंक्वायरी में खुद रंजीत सर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे। हाँ सर, इस इंक्वायरी के कारण हर दूसरे दिन धनंजय को आड़े टेढ़े सवालों का जवाब देना पड़ता। अब भला ऐसे में कोई बंदा अपने काम पर कैसे ध्यान देगा। और जब उसकी खुद की फाइलें खोल रखी थी तो वो अपनी काम की फाइलें क्लोज कैसे करता सर। 2003 से जहाँ जहाँ धनंजय की पोस्टिंग हो रही थी, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, तब से हर जगह उसका सर्विस रिकॉर्ड निकाला गया था। बाल की खाल निकाल रहे थे ये लोग। 24 घंटे टेंशन में रहता था धनंजय। अब तो ये आलम है कि चाय पीते हुए भी टेंशन होती रहती है। कहीं रंजीत से देख लेंगे तो सीधे मेरी फाइल में नोटिंग कर लेंगे। 5 मिनट की जगह 15 मिनट तक जानबूझकर चाय पी रहा था। शांति रखिए यार, तू साइको होता जा रहा है। तो और क्या होगा यतीम, खाते पीते जागते सोते, यहाँ तक कि हकते वक्त भी लोग सवाल पूछते रहते हैं। तो आदमी नॉर्मल कैसे रह सकता है। ये सवाल कोई मैंने पैदा नहीं किए और ये इंक्वायरी भी कोई मैंने शुरू नहीं की थी। मैं तो यहाँ 3 साल पहले ट्रांसफर होकर आया हूँ। उससे पहले मैं धनंजय को जानता तक नहीं था। उसकी फाइलें मुझे उज्जैन से फॉरवर्ड की गई थी, जहां वो 2011 और 12 में पोस्टिंग पर था, और ये इंक्वायरी 2010 से चल रही उसके खिलाफ, जब वो जबलपुर में पोस्टिंग पर था। पर धनंजय के सर्विस रिकॉर्ड खंगाले क्यों जा रहे थे? आप खुद ही पढ़ लीजिए हर जगह के रजिस्ट्रार की नोटिंग। धनंजय ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी। अपने काम में बेहद लापरवाह था, ऑफिस आता ही नहीं था। किस ड्यूटी पे थे धनंजय? ऑफिशियल ड्यूटी पर था सर। कैसी ऑफिशियल ड्यूटी? तुम्हारा काम तो ऑफिस में टेबल पर बैठकर होता है ना, जहां इतना काम पेंडिंग पड़ा है। और तुम कोई फील्ड सुपरवाइजर तो हो नहीं, तो फिर कौन सी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे मैं भी तो जानूं। पिछले 3 दिन तुम कहां थे, क्या कर रहे थे, इसकी लिखित रिपोर्ट 10 मिनट के अंदर मेरे टेबल पर चाहिए। ये सफाई लिख कर लाए हो? सर जो लिखा है सच लिखा है सर। ना केवल परसों मुझे लोगों ने बताया, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम शराब पीकर आए थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर, मैंने शराब नहीं पी थी। ये सब लोग साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ सर, झूठ बोल रहे हैं सब। जाओ, जो उस दिन हुआ था वो सब सच सच लिख कर लाओ। सरकारी ऑफिस है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। सर आप बाप पर मत जाइए सर। ऑफिस में तो तुम ऐसे ही आते हो जैसे तुम्हारे बाप का घर है। इस नौकरी की अहमियत समझो। ऐसी सरकारी नौकरी के लिए लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, और तुम काम चोरी और चोरी में लगे रहते हो। तुम्हारी औकात नहीं है उस कुर्सी पे बैठने की, फौकट की तनख्वाह लेते हो। क्या है ये? इसमें साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे अटेंडेंस रिकॉर्ड में फेरबदल की गई है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये असली है। मैं इस कुर्सी पर ना बगीचे में टहलते हुए नहीं पहुंच गया। मुझे मत सिखाओ क्या असली है क्या नकली है। सर मेरी अटेंडेंस अप टू डेट है। क्या खाक अप टू डेट है? तुम्हारा पूरा टेबल पेंडिंग फाइलों से भरा पड़ा है। वो गवाह है, सबूत है कि तुम कितने टाइम अपने टेबल पे बैठते हो। नहीं सर, ऐसा तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, ब्लडी रास्कल। सर अंग्रेजी में हम गाली देंगे तो भी गाली तो गाली ही रहेंगी ना। मैं सुनूंगा नहीं सर। गेट लॉस्ट, यू 3rd ग्रेड आदमी। अपनी काली करतूतों को छिपा नहीं रहे तुम मुझे घूस देने की जरूरत कर रहे हो। मुझे भूल गए कि मैं रजिस्ट्रार हूं। आप रजिस्ट्रार हैं तो मैं भी रास्ते का कंकड़ नहीं हूं सर। आपसे एक ही लेवल नीचे का अफसर हूं, और मेरे लेवल से भी आपको नीचे गिरा सकता हूं सर, काफी नीचे। घूस नहीं ली तो अब धमकी दे रहे हो। मेरी नौकरी मेरी पहचान है सर, मेरी जिंदगी है, और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला मामला है, और ये धनंजय चौधरी कोई गायब नहीं हुआ है, चुप के बैठा होगा कहीं ताकि मुझ पर कीचड़ उछले। चौहान साहब, अगर आप धनंजय चौधरी के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि इस वक्त धनंजय चौधरी कहाँ छुप कर बैठा हो। आपका ये सवाल साफ दर्शाता है कि आपको वाकई मुझ पर शक है। शक ना करने की कोई वजह भी तो नहीं है। वजह आपको मिलेगी जबलपुर के रजिस्ट्रार किशोर होलकर से।
एक बार बात कीजिए उनसे, आपको पता चलेगा कितना बड़ा फ्रॉड है ये धनंजय चौधरी। जी सर। इस 13 साल की सर्विस में धनंजय चौधरी के खिलाफ छोटे से छोटा मेमो भी इशू हुआ हो वो मुझे चाहिए। जी सर। सर जबलपुर में तो धनंजय के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी हुई थी। ओह यस, ये कैसे भूल गया मैं। लेकिन ये इंस्पेक्टर तो पहले से मुझ पर शक कर रहा है, तो ये सबूत जबलपुर से मिलने दो। किशोर होलकर जी बोलेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। अजीब है सर, धनंजय के कुछ कलीग्स हैं, वो धनंजय की काफी हिमायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि धनंजय को वाकई में परेशान किया जा रहा था। और धनंजय का बॉस रंजीत चौहान और उसका मुलाजिम मुकेश, ये दोनों धनंजय की अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक भ्रष्ट और कामचोर कर्मचारी। धनंजय की कार का क्या स्टेटस है? ट्रेस नहीं हुई है सर। 3 अलग अलग टीम्स ने सारे रूट को 4 बार स्कैन किया। सारे गैरेज और वर्कशॉप वालों की क्वेश्चनिंग भी की गई है सर। धनंजय के फोन की लास्ट लोकेशन क्या थी? सर इंदौर भोपाल हाईवे पर भोपाल के करीब। उसने आखिरी कॉल अपनी पत्नी आरती को किया था और उसके बाद फोन बंद हुआ, जैसा कि आरती ने हमको बताया। अर्चना, तुम रंजीत चौहान के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा, उसका नंबर मैं तुम्हें अभी मैसेज करता हूँ। धनंजय की तरह रंजीत चौहान के बारे में भी मिक्स्ड रिपोर्ट मिल रही है, पर जो भी हो, एक बंदा गायब है, मामला गंभीर है। पापा वापस आ जाएंगे ना चाचू? हाँ रवि, तुम्हारे पापा बिल्कुल वापस आ जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है चाचू। रवि बेटा, इसे डरते नहीं, तुम्हारे पापा जल्दी लौट आएंगे। दादाजी, मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? भोपाल सवेरा आपके लिए लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज। क्यों 2 दिनों से गायब है इंदौर चौधरी के गायब होने के इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा आप धनंजय के बारे में ही तहकीकात कर रहे हैं। क्या धनंजय एक विसल ब्लोअर था? क्या ये एक और विसल ब्लोअर के ऊपर हमले का केस है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और हम नहीं जानते कि आपको ये न्यूज कहां से मिली है। फिलहाल हमारी प्रायोरिटी है धनंजय चौधरी को ढूंढना, और वो हम कर रहे हैं। मेरे 2010 में यहाँ जबलपुर में पोस्टिंग पे था मेरे नीचे। निहायती निकम्मा किस्म का कर्मचारी है, बहुत सारी शिकायतें हैं उसके खिलाफ। मैंने उन सभी जगहों से रिपोर्ट्स मंगवाई जहां जहां उसका ट्रांसफर हुआ था। हर जगह वही कहानी, सब परेशान थे धनंजय से, सरदर्द बना हुआ था वो सबके लिए। सबकी यही राय थी धनंजय चौधरी के बारे में? जी हाँ। तभी मैंने सोचा पता तो करूं कि इतने बड़े सरदर्द को डिपार्टमेंट में लिया कैसे गया। मैंने जड़ में जाने की ठानी। तो किशोर जी, मसले की जड़ क्या थी? इस नौकरी पर धनंजय का अपॉइंटमेंट? जी हाँ, मैंने उसकी फाइलें बड़ी बारीकी से चेक की। अनीता, इस धनंजय चौधरी को गोद लिया गया था। डॉक्यूमेंट्स तो यही कहते हैं सर। 2003 में उज्जैन के लोअर डिवीजन क्लर्क विश्वास साहू का देहांत हुआ, जिसकी जगह पर धनंजय को नौकरी दी गई। और विश्वास साहू ने धनंजय को 1995 में गोद लिया था। सर मैंने उज्जैन के ऑफिस जाकर भी चेक किया, वहाँ के रिटायर असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिलिंद दास से मेरी बात हुई। धनंजय की अपॉइंटमेंट के टाइम वही ड्यूटी पर थे। उन्होंने बताया कि धनंजय के असली पिता जगन्नाथ चौधरी उज्जैन के रजिस्ट्रार रह चुके हैं। वो 1999 में रिटायर हुए और 2006 में उनका देहांत हुआ। क्या नॉनसेंस है ये। धनंजय के असली पिता सरकारी कर्मचारी थे, जिनके जीते जी एक लोअर डिवीजन के दूसरे कर्मचारी विश्वास साहू ने धनंजय को गोद लिया था। अनीता जी, ऐसा है ना, धनंजय के पिता जगन्नाथ जी उज्जैन के रजिस्ट्रार थे, तब ये विश्वास साहू उनका बहुत खास हुआ करता था। 2003 में दफ्तर में विश्वास साहू को दिल का दौरा पड़ा था, हम सब के सामने। विश्वास जी, विश्वास जी, विश्वास जी क्या हुआ? अरे कोई है? विश्वास जी, विश्वास, अरे अरे पानी लाओ जल्दी। विश्वास, विश्वास उठो उठो, ये लो पानी पियो, ये लो पानी पियो, लो पानी लो, पानी पियो। अरे डॉक्टर को बुलाओ। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी विश्वास साहू की। ड्यूटी पर मौत हुई थी तो जाहिर सी बात है कि विश्वास साहू की करीबी रिश्तेदार को उनकी नौकरी मिली होगी। हाँ, कानूनन तो ऐसे ही होता है। जगन्नाथ जी मेरे सामने आए, उन्होंने कागजात प्रस्तुत किए। विश्वास ने उनके बड़े बेटे धनंजय को 1995 में गोद लिया था। अजीब है, नहीं? आपको दाल में कुछ काला नहीं लगा? कैसे लगता?
जगन्नाथ जी मेरे सीनियर रह चुके थे। अपने पूरे कार्यकाल में वो ईमानदार और नेक रजिस्ट्रार माने जाते थे। ठीक से चेक कर लीजिए मिलिंद जी। अरे जगन्नाथ जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए देख रहा हूँ। आपसे ज्यादा सटीक दस्तावेज में कोई हो ही नहीं सकता। अरे ऐसी बात नहीं है मिलिंद जी। विश्वास मेरे बेटे समान था। अब धनंजय उसके बेटे की तरह डिपार्टमेंट की सेवा करेगा और उसके परिवार की देखरेख भी। धनंजय आपका बेटा है, विश्वास का दत्तक पुत्र है, और मुझे पूरा भरोसा है कि धनंजय डिपार्टमेंट की बढ़िया सेवा करेगा। उसके बाद उमरिया में मेरा ट्रांसफर हुआ। 4 साल बाद मैं रिटायर हुआ। पर बंद किवाड़ खोल रहे हैं आप, माजरा क्या है? मिलिंद जी, विश्वास साहू की वसीयत और धनंजय का दत्तक प्रमाण पत्र, मतलब अडॉप्शन पेपर, ये दोनों दस्तावेज ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है। पर ऐसा है कि जगन्नाथ जी की तरफ से जाली दस्तावेज पेश करने की गुंजाइश ही नहीं थी। वो खुद ऐसे करतूतों के सख्त खिलाफ थे। पर खुद की बेटे के मामले में शायद कमजोर पड़ गए हो। हमें धनंजय के पूरे सर्विस रिकॉर्ड में कहीं भी रजिस्टर किए हुए ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। अनीता जी, अब मैं क्या कहूँ? पूछने के लिए ना जगन्नाथ जी जिंदा है, ना ही विश्वास साहू रहे। सर, फिर मैंने उज्जैन में विश्वास साहू की पत्नी सावित्री साहू और उनकी बेटी कोमल से बात की। क्या कहा उन्होंने? वो दोनों तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि विश्वास साहू ने धनंजय को दत्तक लिया था। नहीं अनीता जी, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। पापा ने हमसे इस बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया कि उन्होंने जगन्नाथ जी के बेटे धनंजय भैया को गोद ले रखा है। क्या कोई फ्रॉड नजर आ रहा है आपको? इस बारे में मैं क्या कहूँ आपको? जगन्नाथ जी ऐसा क्यों करेंगे? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जगन्नाथ जी खुद चाहे जितने भी सीधे रहे हो अनीता, पर ये डॉक्यूमेंट्स टेढ़े हैं, जाली हैं, इनकी कोई मान्यता नहीं है। तो नेचुरली धनंजय की अपॉइंटमेंट भी अमान्य है, इनवैलिड है। पूरी तरह से सर। ट्रिब्यूनल के अफसर को मैं जानती हूँ, उनकी भी यही राय है। तब जाकर मैंने एक्शन शुरू कर दिया इंस्पेक्टर साहब, और इसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ धनंजय चौधरी का उपद्रवी बर्ताव। किशोर जी, हम धनंजय का पक्ष भी जानकर रहेंगे, और पहले धनंजय चौधरी हमें मिले तो। लेकिन मैं रंजीत चौहान से 100% सहमत हूँ इंस्पेक्टर साहब। धनंजय चौधरी न सिर्फ किसी ऑफिस के लिए सरदर्द है, बल्कि एक मंजा हुआ फ्रॉड भी है। उज्जैन और जबलपुर में लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर कई बार ठग चुका है। किशोर जी, बड़ी दिलचस्प बात है। धनंजय चौधरी की बुराइयों का पिटारा तभी खुला जब धनंजय चौधरी गायब हो गए। आपका मतलब क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है, जहां पर एक फ्रॉड कर्मचारी के खिलाफ ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही है, वो भी एक अरसे से। और जहां तक धनंजय के लोगों को ठगने का मामला है, तो ऐसी बातें कई बार उछली भी थी, लेकिन सबूत नहीं मिला था, क्योंकि धनंजय सभी से कैश लेता था। पर ठगी की पार्टियों में से भी कभी किसने केस नहीं किया? क्यों नहीं किया? जबलपुर में ही रमेश सितोले नाम के एक शख्स ने धनंजय के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की थी। जेल भी जाना पड़ा था धनंजय को। आप गार्डन रोड थाने जाइए, आप ही के पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरों की जुबानी सुनिए मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर की कहानी। सर, ये न्यूज चैनल वाले तो खिचड़ी पकाए जा रहे हैं। और रायता फैलने में टाइम नहीं लगेगा सर। कहीं ऐसा ना हो बाद में पता चले कि सारा ड्रामा धनंजय चौधरी ने खुद ही रचा था, और अभी तक आसार वैसे ही लग रहे। अगर ऐसा हुआ तो मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। हमें इस धनंजय चौधरी को जल्द से जल्द ट्रेस करना होगा। सर, पूरी कोशिशों के बावजूद धनंजय की गाड़ी अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। इस धनंजय के खिलाफ हमें जो जो मिल रहा है सर, हो सकता है वो सब कुछ हमारी तरफ कोई फेंक रहा हो। पॉसिबल। रंजीत चौहान के फोन रिकॉर्ड्स का क्या? कल तक आ जाएंगे सर। एक बात और है सर, अगर इस धनंजय का पीछा किया जा रहा था तो हो सकता है कि किडनैप किया गया या फिर कुछ और। अब ये रंजीत चौहान खुद तो अपने मेले हाथ करेगा नहीं, इसने किसी और को काम दिया होगा। अपने खबरी काम पर लगा दिए सर। सुभाष, तुम जबलपुर जाओ, वहाँ गार्डन रोड पुलिस स्टेशन में रमेश सितोले ने धनंजय के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। किशोर होलकर का कहना है कि रमेश के साथ हुए फ्रॉड के लिए धनंजय को जेल भी हुई थी। वहाँ जाओ और पूरी डिटेल निकलो, पता करते हैं हकीकत क्या है। पता तो चले क्या वाकई धनंजय लोगों को फंसा रहा था या फिर उसे फंसाने के लिए लंबे अरसे से प्लानिंग चल रही थी। अर्चना, तुम उज्जैन पुलिस से कॉन्टेक्ट करो, उनसे कहो कि धनंजय को दत्तक लेने वाले विश्वास साहू की फैमिली से मिले। यहाँ दाल में कुछ तो काला जरूर, और दाल क्या है काला क्या है ये अभी क्लियर नहीं है, पर हो जाएगा। हम दाल में काला ढूंढ रहे थे, धनंजय के अतीत में
और उसके आसपास के लोगों के वर्तमान में। पर इससे पहले कि हम इस दाल को चखते, हमारे इस केस की दाल तकरीबन 3 करोड़ घूस दिए रंजीत चौहान को विजय चावला ने, ये जमीन एने करवाने के लिए। पर जब ये फाइल मेरे पास आई तब मैंने कई सवाल उठाए। शायद इसीलिए मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। मैं इनके रास्ते का कांटा बन गया। आरती, मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। मुझे बस इतना पता है कि मैं इस गिरोह का हिस्सा नहीं बन सकता। मुझे मेरे पिताजी से जो सिद्धांत मिले मैं उन पर अमल करता रहूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। इतना याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, पर तुम्हारा सर हमेशा फक्र से ऊंचा रहेगा। मैं तुमसे और रवि से हमेशा प्यार करता रहूंगा। तुम्हारा धनंजय। धनंजय को पता था उसे निशाना बनाने वाले, इसलिए वो इंदौर से जान बचाकर घर वापस आ रहे थे। सर, मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट से चेक किया, उनकी तरफ से वाकई में देरी हो गई। ठीक है, हो गई देर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। धनंजय चौधरी अगर अपनी पत्नी को ऐसा खत लिख सकता है तो इंदौर पुलिस ये हमारे पास आकर शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई उसने? सर, शायद धनंजय यहाँ भोपाल हेडक्वार्टर्स में किसी सीनियर अधिकारी को कंप्लेन करने के लिए निकला होगा। इंदौर में उसे खतरा महसूस हुआ होगा। अर्चना, आरती से बात करनी होगी, पता करना होगा कहीं ये दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत तो नहीं है। सर, ये तो मतलब टू मच हो गया है। ये आप आरती से पूछ रहे कि उसने और धनंजय ने मिलकर कोई साजिश रची है? मेरी समझ नहीं आता कि आप लोगों के सवालों का क्या जवाब दूं। मुझे नहीं पता कि धनंजय ने मुझे वो लेटर क्यों लिखा, क्यों मुझे फोन करके बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आप लोगों को लगता है मेरे पास इन सवालों के जवाब है? आपने खुद कहा कि आपको अपने पति धनंजय के ऑफिस के काम के बारे में कुछ नहीं पता, पर फिर भी आपके पति धनंजय चौधरी ने ऑफिस से रिलेटेड इश्यूज को लेकर चिट्ठी आपको लिखी, ना इंदौर के किसी कलीग को, ना पुलिस को। मुझे लगता है आप लोगों को भी पैसे मिले हैं सारा इल्जाम मुझ पर और धनंजय पर लगाने के लिए, इसलिए पहले दिन से आप उस रंजीत चौहान के इशारों पर नाच रहे हैं। आरती जी, ये मेरे उस सवाल का जवाब नहीं है जो मैंने आपसे पूछा। और एक सवाल, आपको 17 नवंबर की दोपहर को यह पता चल गया था कि आपके पति धनंजय चौधरी की जान को खतरा है, और आप हमारे पास आई 18 नवंबर, पूरा एक दिन इंतजार करने के बाद। क्यों? सब इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ सर, उज्जैन से। इस जबलपुर वाले किशोर होलकर ने विश्वास साहू की पत्नी के बारे में अधूरी बात बताई थी। ये धनंजय चौधरी को दत्तक लेने वाला मामला उतना भी फर्जी नहीं है सर। पर मैंने अडॉप्शन डॉक्यूमेंट्स खुद देखे, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं थी। ये सच है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन विश्वास साहू की पत्नी सावित्री और बेटी कोमल इस अडॉप्शन से नाखुश थी। ये बात झूठ है, उन्होंने खुद मुझे बताया था। साहब जी, अनीता जी ही नहीं बल्कि किसी और से भी हमने ये नहीं कहा कि मेरे पति विश्वास साहू ने धनंजय को गोद लिया ही नहीं होगा। दरअसल सर, पापा के जाने के बाद जगन्नाथ जी ने हम लोगों की बहुत मदद की और धनंजय भैया भी हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पर आपने जबलपुर से अनीता को साफ कहा था कि ये गोद लेने वाली बात आपको मालूम नहीं थी। ये तो हम अब भी कहते हैं, हमें सचमुच पता नहीं था। लेकिन अगर कोमल के पापा ने धनंजय को गोद लिया भी तो क्या गलत किया? धनंजय है भी तो हमारे बेटे की तरह। ये नौकरी लगने के बाद धनंजय ने हमारी बहुत मदद की। धनंजय और उसके परिवार के कई सारे उपकार हैं हम पर। और सर, पापा के अचानक गुजर जाने के बाद वो जॉब मुझे मिल भी जाती, लेकिन शायद मैं वो जॉब करती भी नहीं। इसलिए पापा ने जो किया वो हमारे हिसाब से सही किया है। और अनीता जी दफ्तर की तरफ से पूछताछ कर रही थी, तो भला हम उन्हें अपने घर की बात क्यों बताते? और हमने कहा हमें नहीं पता। लेकिन सर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट फर्जी था। सर, विश्वास साहू की मौत अचानक हुई थी 2003 में, पर अडॉप्शन के पेपर तो 1995 के हैं। शायद रजिस्टर न किए हों, पर अडॉप्शन आपसी सहमति से हुआ होगा। पूरा मामला फर्जी है ये कह नहीं सकते। सही कह रहे हो अजय, थैंक यू। अगर रजिस्ट्रेशन फर्जी नहीं है तो हो सकता है धनंजय इतना बड़ा फ्रॉड या चंट ना हो जितना इंक्वायरी वाले बता रहे हैं। हाँ सर, मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। पर अगर धनंजय के दिल में कोई चोर नहीं था और उसकी जान को खतरा था खुद अपने डिपार्टमेंट से, तो उसे हमारे पास आना चाहिए। वो नहीं आया। जैन सर। अर्जुन, ये धनंजय चौधरी मिसिंग केस में क्या प्रोग्रेस है? हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। सर, एक बात खटक रही है। धनंजय चौधरी को जान का खतरा था खुद अपने डिपार्टमेंट से, लेकिन फिर भी चिट्ठी उसने अपनी पत्नी को लिखी
बजाय पुलिस में ऑफिशियल कंप्लेंट करने की। वो चिट्ठी धनंजय ने सिर्फ अपनी पत्नी आरती को नहीं, हमें भी लिखी थी, होम डिपार्टमेंट को भेजी थी। ये कब हुआ सर? तो तुम्हें मालूम नहीं है, पर मीडिया को मालूम है। नहीं सर, वो बात नहीं है। हमारी तहकीकात आगे बढ़ रही है, पर वो धनंजय को लेकर काफी कंफ्यूजिंग बयान आ रहे हैं। ये मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है। वो विजय चावला, इंदौर का बिल्डर, उसके रूलिंग पार्टी के साथ पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। सर, हमें जल्दी कोई ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है। हमारी 6 टीम्स लगी हुई हैं, यहाँ, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और जबलपुर में। धनंजय सही सलामत मिल जाना चाहिए। अर्जुन, तुम रंजीत चौहान को हिट दो। जिनकी जांच परख करना भी बाकी है। ये अर्जी कितनी सही या गलत की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं बनी। और आप जिस 3 करोड़ की घूस की बात करो ना, वो सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है। सच और झूठ के बीच की जितनी भी बातें हैं वो आप फोन पर नहीं होंगी। आप कल सुबह 11 बजे से पहले यहाँ भोपाल में हमारे थाने में हाजिर हो जाइए। इंस्पेक्टर, मैं कोई जेब कतरा नहीं हूं जो आप इस तरह के आदेश भौंके और मैं दुम हिलाता हुआ आपके सामने हाजिर हो जाऊं। मैं भी आपकी तरह एक वरिष्ठ सरकारी अफसर हूं। हमारे लिए इस वक्त आप सिर्फ एक सस्पेक्ट हैं, जिस पर संगीन इल्जाम है अपने ही दफ्तर के कर्मचारी धनंजय चौधरी को गायब करने का, जिसने इल्जाम लगाया आप पर भ्रष्टाचार का। इल्जाम लगाया कि उसे अपनी जान का खतरा है आपसे। शायद धनंजय चौधरी एक विसल ब्लोअर है। कोई मुझ पर बेबुनियाद लांछन लगाए और आप उसे विसल ब्लोअर और न जाने क्या क्या उपमा दे रहे। कल को आपके खिलाफ मैं होम मिनिस्ट्री में लेटर लिखूंगा तो क्या आप संदिग्ध हो जाएंगे? ड्रामा नहीं रजिस्ट्रार साहब, चुपचाप आ जाइए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। सर, ऑफिस में किसी को भी आइडिया नहीं कि धनंजय ने लेटर कब लिखा। मैंने पूछा। सवाल यह है कि धनंजय को ढूंढने में क्या पुलिस की तरफ से काफी देर हो गई है? विश्वसनीय सूत्रों से भोपाल सवेरा को एक खास जानकारी मिली है कि पाई गई गाड़ी के अंदर खून के निशान हैं। पर फिलहाल इस खबर की पुष्टि होना बाकी है। भाभी, आप टेंशन मत लो। पुलिस ने अभी कुछ भी पक्का नहीं कहा है, बस इतना कहा है कि धनंजय भैया की कार मिली है, बस। न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि गाड़ी पर खून के निशान मिले। वो क्या है भूपेन? भाभी, वो पुलिस अभी श्योर नहीं है। अब टेंशन मत लो, भैया ठीक होंगे। सर, 4 टीम्स पूरे जंगल को छान रही है। अभी तक कहीं से कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ सुभाष, बोलो। रमेश रितोले ट्रेस हो गया सर, जिसने धनंजय के खिलाफ केस किया था। रमेश का कहना है कि धनंजय ने उससे 3 लाख रुपए लिए थे कैश, सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने। सुभाष, वो तो हम जानते हैं। कुछ नया पता चला? नया ये है सर, ये रमेश रितोले आरती चौधरी का नाम ले रहा है। आरती चौधरी? धनंजय चौधरी की पत्नी? उसका इस फ्रॉड से क्या ताल्लुक? सर, रमेश का कहना है कि लोगों से पैसा लेकर उनको नौकरी दिलाने के झांसे के इस गेम में आरती धनंजय से ज्यादा एक्टिव थी। और क्या पता चला इस आरती चौधरी के बारे में? सच क्या था और झूठ क्या था, हम दोनों से ही अभी कोसों दूर थे। हर मोड़ पर लगता कि पलड़ा एक तरफ झुक रहा है, पर दूसरे ही मोड़ पर उसका उल्टा होता। या तो ये बहुत ही पेचीदा साजिश रची गई थी हमें इस तरह गुमराह करने के लिए, या फिर हमारी तहकीकात अपने आप से ऐसे मोड़ ले रही थी जो हमें कंफ्यूज किए जा रही थी। पर हमारा शक मजबूती से गहरा होता जा रहा था कि आरती कोई ना कोई गेम खेल रही है। मानो वो कोई सूत्रधार थी, कोई कठपुतली का। और अब हमारे सामने एक ऐसी चौंकाने वाली मौत आने वाली थी जिससे किसी के भी होश उड़ सकते हैं। कभी कभी वास्तविकता सिनेमा और किताबों के ड्रामे को भी मीलों पीछे छोड़ जाती है। कल हम एक चक्रव्यूह में दाखिल होंगे, ये पता करने के लिए कि आखिरकार इस केस में भ्रष्टाचार का चक्कर क्या था और उसका दायरा कहां तक फैला था। सरकारी नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहा था तो मुझे धनंजय टकरा गया। जी धनंजय जी, मतलब 3 लाख मैं कैसे जुटा पाऊंगा? भाई सरकारी नौकरी है रमेश, सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलती। नीचे से ऊपर तक हर नट बोल्ट को ग्रीस लगाना पड़ता है। तगड़ा जैक लगा मैंने तुम्हारे लिए। और भाई नौकरी मिलने के बाद तो बटोरोगे ना, सरकारी नौकरी है भाई, सोने की खान है। नहीं धनंजय भाई, मैं क्या कह रहा था कि
फिर भी 3 लाख बहुत ज़्यादा है। मैं कह रहा कुछ थोड़ा बहुत कम नहीं हो सकता? अबे सबसे मिनिमम पैकेज ऑफर कर रहा हूँ, सोच लो। नहीं दे सकते हो तो ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। माफ़ करना धनंजय भाई, मुझसे ना हो पाएगा। साहब एक बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी कि जितनी सरकारी नौकरी पाने की तलब मुझको थी, उससे दुगनी तलब तो धनंजय को मुझसे पैसा ऐंठने की थी। आरती, हाँ बताता हूँ साहब। धनंजय मुझे बोला कि तुम घर आ जाओ, जो भी बात करनी है हम आमने सामने बैठकर कर लेते हैं। तो साहब मैं उसके घर चला गया। घर गया तो वहाँ धनंजय था ही नहीं सर। चाय लीजिए। कमज़ोर जरूर पड़ गया था, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने दिया साहब। हाँ, उस चंट औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धोखा खा गया, दे बैठा 3 लाख रुपए। रमेश सितोले की शिकायत दर्ज करने के बाद ही हमने धनंजय और उसकी पत्नी आरती चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। अरे सर झूठ बोला ये रमेश सिसोले। मुझे उसने 3 लाख रुपए दिए, तो कोई तो सबूत होगा उसके पास। ऐसे कैसे आपने मान ली उसकी बात? सर देखिए, हम भी सरकारी नौकर है आपकी तरह। सर सुनिए मैडम, मैंने इस रमेश सितोले का नाम तक नहीं सुना है। आप प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, मेरे 4 साल का बेटा अकेला है घर पे। सरकारी नौकरी का झांसा देकर 3 लाख रुपए लूटते वक्त तुझे अपने बच्चे का ख्याल नहीं आया? मैडम वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरा रवि सच में घर पे अकेला है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। रवि घर पर नहीं है, हमने उसे तेरे देवर भूपेन और उसकी पत्नी के हवाले कर दिया। मैडम रुकिए। लेकिन रमेश सितोले ने धनंजय और उसकी पत्नी आरती चौधरी को पैसे दिए थे, इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं था। इसी 1 हफ्ते के बाद ही धनंजय और उसकी पत्नी आरती चौधरी की जमानत हो गई। रमेश के अलावा और भी लोग होने चाहिए। कुछ लोग जो धनंजय को जानते हैं, उनका कहना है कि ऐसे काफी लोग थे जिनको धनंजय ने ठगा था। हाँ हो सकता है, लेकिन सबूत लेकर कोई सामने नहीं आया। और जनरली इस तरह की डीलिंग कैश में होती है जिसका सबूत मिलना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। वो धनंजय और आरती है ना, अव्वल नंबर के ठग है, बहुत पहुंची हुई चीज है। और वो औरत आरती, वो तो जहरीली नागिन है, नागिन। बहुत मुंह खोटे हैं उसके। आप सबको लगेगा कि भोली भाली औरत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। सर सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच होने से ये साबित नहीं होता कि ये खून धनंजय का ही है, और ये भी साबित नहीं होता कि धनंजय मारा जा चुका है। ऊपर से आप कह रहे थे कि धनंजय संदिग्ध है फ्रॉड का। धनंजय और उसकी बीवी आरती सस्पेक्ट है या विक्टिम, इन दोनों पॉसिबिलिटीज के बीच हम दीवार पे लगी घड़ी के पेंडुलम की तरह झूल रहे। कभी लगता है विक्टिम, कभी लगता है सस्पेक्ट। और ऊपर से होशंगाबाद और उसके आसपास के इलाकों में कोई लाश नहीं मिली अभी तक। आप लोगों को दोनों किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं, इस धनंजय के बारे में और उसकी वाइफ आरती के बारे में। तो मैं पूरे दावे के साथ तो ये नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, पर हो सकता है कि माजरा कुछ और ही हो। जैसे कि करप्शन, घूसखोरी। इन मामलों को साबित करना आसान नहीं होता है, तो हो सकता है इस करप्शन के पर्दे की आड़ में कोई और ही जाल बुना जा रहा हो। ये पूरी साजिश धनंजय की खुद की रचाई हुई हो। उसने खुद गाड़ी को जंगल ले जाके छोड़ा हो और उस पर खून के दाग छोड़ दिए। सर मोटिव क्या हो सकता है? अपनी नौकरी को बचाने के लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश, या फिर किसी और ही एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? जी मैम, कोई और एंगल की, जो इस नौकरी, करप्शन वगैरह से अलग हो। कोई अफेयर हो शायद। यानी धनंजय की इंदौर में कोई प्रेमिका हो जिसके लिए वो आरती को छोड़ना चाह रहा हो? क्वाइट पॉसिबल मैम, लेकिन सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि शायद अफेयर धनंजय का नहीं, आरती का हो। देखिए, अगर वाकई में धनंजय की जान खतरे में थी और अगर वाकई में उसे मारा गया है, हो सकता है कि उसके पीछे आरती का हाथ हो। एक तरफ जमीनी स्तर पर धनंजय की लाश की खोज चल रही थी, और वाकई में लाश थी भी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। खोजी स्तर पर इस साजिश की हर मुमकिन संभावना को टटोला जा रहा था। हालांकि साजिश क्या थी, ये अभी साफ नहीं था। सर, आरती के कॉल रिकॉर्ड्स किसी भी अफेयर की तरफ इशारा नहीं कर रहे। धनंजय के कॉल रिकॉर्ड्स में भी इंदौर की किसी ऐसी औरत का नंबर फीचर नहीं हो रहा है जो इस बात की तरफ इशारा करे कि धनंजय ने उसके साथ मिलकर कोई प्लानिंग की होगी। सर, अगर ये दोनों इतने शातिर हैं जितना कि सुनने में आया है, तो इन शातिरों के पास 2 मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें कोई खबर ही नहीं है। खबर तो हमें पता करनी पड़ेगी अर्चना, किसी को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। मुझसे और क्या पता करना चाहते हैं सर आप? जिन लोगों से मालूम पड़ सकता है कि मेरे भाई के साथ आखिर हुआ क्या है, उनसे तो आप पूछ नहीं रहे हैं। वो और क्या जानना चाहते हैं मुझसे? कोई ऐसी बात जो बहुत ज्यादा प्राइवेट हो, जो सिर्फ आपको पता हो, और जो बताने से आप चूक गए हो। ऐसी क्या बात हो सकती है? कोई इशारा तो दीजिए आप। भूपेन जी, हमारा थाना आपकी दुकान से 10 मिनट की दूरी पर है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
क्या ये? मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी है मुकेश जी। कोई खास वजह? जी लेकिन शारदा, वो खास वजह तुमने इसमें लिखी नहीं। वो प्राइवेट है। मैं बस इस दफ्तर में अब और काम नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है शारदा, मैं तुम्हारा ये अचानक से आया अजीब सा इस्तीफा रजी सर को दे दूंगा, जो भोपाल गए हैं अभी। और क्यों गए हैं तुम अच्छी तरह से जानते। आप मुझसे एक रजिस्ट्रार से पूछ रहे हैं क्या उसके सबसे नालायक कर्मचारी धनंजय का कोई अफेयर था? जी, क्योंकि हो सकता है आपके दफ्तर की कोई औरत हो। देखिए, मैं अपने स्टाफ के किसी निजी मामले में दखलंदाजी नहीं करता, और शायद आपकी बात सच है। धनंजय अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई भी गेम खेल सकता है। एक नंबर का ढोंगी है वो। ढोंग तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ढोंग कौन कर रहा है ये भी साफ होना बाकी है। ओह, इसका मतलब आप धनंजय के जाल में फंस चुके हैं। दरअसल धनंजय की बीवी आरती की टीवी पर दलीलें देखकर आप लोग पिघल चुके हैं। ये मीडिया जो भौंक रही है, इससे आप लोग कतरा रहे हो। पर भावनाओं को कुछ देर के लिए बाजू पर रखिए, ऊपरी दिखावे को छोड़कर थोड़ा गहराई में झांकिए, लॉजिक देखिए, लॉजिक। तब शायद आपको समझ में आएगा कि सारे तमाशे के पीछे धनंजय ही है। हो सकता है कि उसकी बीवी आरती भी इसमें शामिल हो। मुमकिन है, पर यह भी तो मुमकिन है कि कोई इस जोड़े को काले रंग में रंग कर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा हो। धूल झोंक रहा है मतलब मैं, राइट? ऑफिसर, एक सबूत ले आइए जो साबित करता हो कि मैं करप्ट हूं और मैंने धनंजय को गायब करवाया है। हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, हम जानते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। और अब तो दौर ऐसा आया है कि अक्सर जो आदमी चीख चीख कर अपनी बात सामने रखता है उसी को सुना जाता है, फिर चाहे वो भ्रष्ट क्यों ना हो। और जो बेचारा ईमानदारी से खामोशी से अपना काम करता हो, उसकी सच्चाई उस चीखों पुकार में दब जाती है। पर दुख की बात है सर, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे सिस्टम में ऊंची आवाज को सुना जाता है। ये बीमारी है हमारे सिस्टम। हम तो सरकारी मुलाजिम, हमें कोई टच नहीं कर सकता। इस बात को सच मानने की बीमारी भी तो है हमारे सिस्टम में। तो कीजिए ना टच, छूइए ना धनंजय को, वो भी तो सरकारी मुलाजिम है। ढूंढ निकालिए उसे, तब खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको कि बीमारी क्या है और बीमार कौन। शर्म की सारी हदें पार कर रहे हैं ऐसे सवाल पूछ के आप लोग। ये कोई जवाब नहीं हुआ भूपेन जी। क्या जवाब दूं ऐसे सवाल का मैं? इतना भद्दा सवाल कि मेरी भाभी का किसी के साथ अफेयर है कि नहीं। बिना तहकीकात किए वो रंजीत चौहान मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है और आप मान ले रहे हैं, और मेरी भाभी पे कीचड़ उछाले जा रहे हैं। कीचड़ तो उछल चुका है। रमेश सितोले का नाम तो सुना ही होगा, जबलपुर में ठगा था इसे तुम्हारी दूध की दुली भाभी और हरिश्चंद्र जैसे भैया ने। 1 हफ्ते में जमानत हुई थी, वो आप नहीं मानेंगे। क्यों हुई थी जमानत? क्योंकि इल्जाम फर्जी था। सर मैं आपको बताता हूँ, एक सिस्टमैटिक तरीके से साजिश रची गई है मेरे ईमानदार भाई का नाम खराब करने के लिए, लेकिन वो आप मान नहीं रहे हैं। सर जिंदा नहीं तो कम से कम मेरे भाई की लाश तो ढूंढ के निकालिए। एक औरत के सर पर जो उम्मीद की तलवार लटक रही है उसे गिरने तो दीजिए सर। मैं पुलिस से ये कहने आई हूँ कि जो भी पूछना है मुझसे मेरे मुंह पर पूछे। पीछे से उस रमेश सितोले को ले आए मुझ पर कीचड़ उछालने के लिए, वो रमेश जो सालों पहले हमारी जिंदगी में कहर बनकर टूटा था। आरती जी, आपको क्या लगता है कि पुलिस कुछ शक्तिशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है कि आपके पति धनंजय चौधरी को भ्रष्टाचार की चौखट पे बलि का बकरा बनाया जा रहा है? और क्या हो सकता है? आप मीडिया वाले सब जानते हैं, फाइल पर करने के बाद 1 हफ्ते तक उसे जिंदा रखा गया था। और मौत कैसे हुई? बॉडी की सारी हड्डियां तोड़ दी गई हैं सुभाष। बहुत ही भयंकर मौत हुई होगी, शायद तड़पा तड़पा कर। इस वक्त बॉडी होशंगाबाद सिविल हॉस्पिटल में। बताइए कि आप मुझसे और क्या नया ऐसा पता करना चाहेंगी जो आपने पहले पता नहीं किया? सच विजय चावला जी, उस 3 करोड़ की घूस का सच जो धनंजय ने अपने लेटर में लिख कर दिया था। देखिए मैडम, सच तो वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। मैंने किसी को कोई घूस ऑफर नहीं की, चाहे वो रजिस्ट्रार रंजीत चौहान जी हो या फिर कोई और। कोई बात नहीं, आप फिर भी हाजिर हो जाइए शाम 4 बजे के पहले सारे पेपर्स के साथ। ये लीजिए सर, ये सारे पेपर्स आपके लिए। एक एक पेपर बारीकी से पढ़िए सर। मेरे पास घर में एक लैंडलाइन फोन है, एक ऑफिस में लैंडलाइन है। ये 2 मेरे मोबाइल फोन है। मेरे दोनों लैंडलाइन फोन और दोनों मोबाइल फोन के नंबर्स रिटर्न में। अब निकालिए, चारों फोन के सारे डिटेल्स निकालिए सर। होशंगाबाद का एड्रेस नहीं देंगे रिटर्न में, जहां पर 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक धनंजय चौधरी को टॉर्चर किया गया था। सर आप धनंजय के जाल में न सिर्फ फंसे हुए हैं, पूरी तरह से धंस चुके। जाल तो हमारी तरफ जरूर फेंके गए,
पर वो जाल आपने फेंके, आपने, आपके गिरोह ने, और एक नहीं कई जाल फेंके ताकि हम धनंजय के कातिलों के बजाय उसके पास्ट के पीछे पड़े। अब आप ये बताइए कि एक हफ्ते तक धनंजय को कौन सी बात उगलवाने के लिए टॉर्चर किया गया या कौन सी बात कबूल करने के लिए? सर, धनंजय के इंदौर वाले फ्लैट से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे हमें कोई भी लीड मिल सके। धनंजय का कंप्यूटर स्कैन किया सर, कुछ भी नहीं निकला। मैंने धनंजय के दोनों करीबी ऑफिस कोलीग्स यतिन शर्मा और शारदा पचौरी से भी बात की। दोनों को आइडिया नहीं है कि विजय चावला के 3 करोड़ के ऑफर के अलावा धनंजय के पास और क्या क्या जानकारी थी। ऑफिस में और कोई बातचीत, अफवाह, गपशप? एक नई डेवलपमेंट हुई है सर, शारदा पचौरी ने इस्तीफा दे दिया है। 1 महीने के नोटिस पीरियड पे काम कर रही है। इस्तीफा किस लिए? धनंजय के मामले से हिल गई है। अर्चना, शारदा को तुरंत इस कहने पर डाल दो। हो सकता है ये कुछ जानती हो, डर रही हो, या फिर शारदा का इस्तीफा देना ये भी कोई चाल हो। सिर्फ शारदा ही क्यों, मैं खुद भी पूरी तरह हिला हुआ हूँ। पर इस्तीफा तो सिर्फ शारदा ने दिया, आपने नहीं, वो भी एकदम अचानक से। क्यों? वो तो शारदा ही जाने से। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे हाथ के नीचे मेरे दफ्तर में 1 पैसे का घोटाला नहीं हुआ, 1 पैसे का गफला नहीं हुआ। सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका कि आप लॉजिक देखिए, लॉजिक। धनंजय को मार के किसी को क्या मिलता? धनंजय उस पोजीशन में था ही नहीं कि वो किसी की फाइल को रोक सके या उसे आगे बढ़ा सके। उसके पास वो अथॉरिटी नहीं थी। और जिसका नाम उसने लेटर में लिया था, वो बिल्डर विजय चावला, उसकी फाइल तो कभी धनंजय के पास गई नहीं थी। आपने बुलाया सर? हाँ मुकेश, ये एक लेटर की 2 कॉपीज है। एक रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है और दूसरी हैंड डिलीवर करनी है। भोपाल, आरती चौधरी की है। जी। आरती चौधरी ज्वाइन कर रही हैं? मैं उसे जॉब ऑफर करना पड़ेगा मुकेश, और कोई विकल्प नहीं हमारे पास। उसके मृत पति की जगह उसे नौकरी मिल सकती है। भाभी, जॉब अगर भोपाल में होता तो एक बार ज्वाइन करने की सोच भी सकते थे। मैंने सोच लिया भूपी, मैं इंदौर जाऊंगी। मतलब भाभी, इंदौर, वहाँ हमारा कोई भी नहीं है। धनंजय की यादें हैं। आप चाहें तो रवि को हम संभाल लेंगे, आप जाएं। नहीं भूपी, रवि मेरे साथ जाएगा। इंदौर में भी बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। मैं इंदौर के ऑफिस में फ़ोन करके बता दूंगी कि मैं 2 हफ्ते बाद ज्वाइन करने वाली हूँ। 0 लीड्स। अभी तक तो 0 ही है सर। कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि 7 दिनों तक धनंजय को कहाँ छुपा कर रखा गया। सर, शारदा की सर्वेलेंस की 0, हर ब्रांच ऑफिस में तहकीकात की 0, विजय चावला को खंगाला, वहां भी 0 लीड्स। मतलब बैक टू पवेलियन, जहाँ थे वहीं। अफेयर मैं पहुंच गई हूँ। कितनी देर हुई? 10 मिनट से राह देख रही हूँ। कब तक आ रहे हो? बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मेरी जिंदगी का एक ऐसा भी पहलू है जो कोई नहीं जानता। और मेरी परसों रात यानी 26 अक्टूबर को 11 और 12 के बीच कत्ल हुआ है। शायद इन दिनों में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। पिछले 2 दिनों के सारे मिसिंग कंप्लेंट्स खंगालो। मैं विक्टिम के फिंगरप्रिंट्स भेज रही हूँ, आधार डेटा के साथ मैच करके देखिए जरा। हमारे पास और कोई आइडेंटिफिकेशन है नहीं और ना ही कोई मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट है। पता नहीं, अभी फॉरवर्ड आई मुझे, लिखा है डुमना के पास लाश मिली है। पर दिवाली के बाद तो सुनीता दीदी वहीं रुक गई थी ना, धानापुर में, मीनाक्षी दीदी के साथ। जरा फोन लगाओ सुनीता दीदी को। हेलो कपिल, बोलो। सुनीता दीदी, मीनाक्षी दीदी कहाँ है? मीनाक्षी दीदी तो किसी काम से बाहर गई हुई है। 26 तारीख को निकली थी। कहाँ के लिए निकली थी? आपकी बात हुई उनसे? नहीं, मतलब मैंने उनका फोन कई बार ट्राई किया था, लेकिन 2 दिन से उनका फोन बंद आ रहा है। मैं एक फोटो फॉरवर्ड। हाँ है तो वही, पर ये सब कैसे हुआ और क्यों? सर, विक्टिम का नाम मीनाक्षी गुप्ता है, धानापुर की रहने वाली थी। मीनाक्षी गुप्ता की 3 बहनें और उनके पति यहाँ आ रहे हैं। वैसे सर, मीनाक्षी गुप्ता की काफी इज्जत थी धानापुर में। जबलपुर किस काम से आई थी? सब तो यही कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम।
उनसे मीनाक्षी गुप्ता का मोबाइल नंबर मिला है जो स्विच ऑफ है। कैसे हुआ मैडम? किसने किया ये और क्यों? मीनाक्षी दीदी जबलपुर कैसे पहुंची? सवाल तो हमें पूछने हैं आपसे, वो भी कई सारे। मीनाक्षी गुप्ता यहाँ जबलपुर कैसे पहुंची, कहाँ पहुंचने चाहिए थी, इन सबके जवाब आप लोग देंगे। 2 दिन हो चुके हमें इसकी लाश मिले हुए। लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी धानापुर में इसकी मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की। दिवाली तक हम सब साथ ही थे वहां धानापुर में। 22 अक्टूबर की दोपहर को हम अपने घर के लिए निकले। और सर हम दोनों भी 22 तारीख को वहाँ से निकले थे। बस राजीव जी और सुनीता दीदी वहाँ मीनाक्षी दीदी के साथ रह गए थे। आप सब लोग अपना परिचय देंगे? सर मेरा नाम विकास खांडेलवाल है, मैं किशनगढ़ का हूँ, धानापुर के पास में ही है। मेरा रेस्टोरेंट है, मैं शालिनी का पति हूँ। मैं शालिनी, चारों बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मीनाक्षी मेरे बाद थी। मैं सुनीता, मीनाक्षी दीदी के बाद की बहन। ये मेरे मिस्टर हैं राजीव महाजन। हम लोग भेड़ा घाट में रहते हैं सर मेरा नाम कपिल जायसवाल है और ये मेरी बीवी प्रियंका जायसवाल, सबसे छोटी बहन। हम लोग दामोह में रहते हैं। और मीनाक्षी के हस्बैंड कहाँ हैं? मीनाक्षी ने शादी नहीं की थी। अच्छा, धानापुर में कब से रह रही थी? हम लोग चारों धानापुर में ही पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। मीनाक्षी जिस घर में रहती थी वही हमारा मायका है। और आपके माँ बाप? जी वो बहुत पहले ही गुजर गए। मुझे और प्रियंका को मीनाक्षी दीदी ने माँ की तरह संभाला। हम सारे त्योहार वगैरह वहीं धानापुर में मनाते हैं। तो 26 तारीख की शाम को जब मीनाक्षी घर से बाहर निकली तो उसने आपको कुछ बताया कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है? नहीं, उसने कुछ बताया नहीं था। बस शाम की चाय के बाद लगभग 4:30 उसके फोन पर आखिरी कॉल शाम को 5:03 पर आया था। हेलो, ये नंबर कहाँ का है? जी ये धानापुर पीसीओ का नंबर है। आप कौन बोल रहे हैं? जबलपुर पुलिस से बोल रहे हैं। जी साहब कहिए। मेरा नाम कमल चौरसिया है, किराने की दुकान चलाता हूँ साहब। क्या तुम मीनाक्षी गुप्ता को जानते हो? धानापुर में मीनाक्षी जी को कौन नहीं जानता साहब, सबको बड़ा धक्का लगा उनके बारे में सुनकर। 26 अक्टूबर को शाम को 5:03 पर मीनाक्षी गुप्ता को एक कॉल आया था तुम्हारे पीसीओ से। किसने किया था वो कॉल? 26 अक्टूबर शाम 5:03 पर मीनाक्षी गुप्ता को आखिरी कॉल यहीं से गया था कमल चौरसिया। साहब फोन वहाँ पर है, लोग आते हैं सिक्का डालकर फोन कर लेते हैं, मैं इतना ध्यान नहीं देता। अबे चौरसिया, मोबाइल फोन के जमाने में ऐसा भी नहीं है कि लोग यहाँ भर भर के आते होंगे पीसीओ से कॉल करने के लिए। और वैसे भी तेरा ये धानापुर गाँव इतना बड़ा भी नहीं है साहब। लेकिन मीनाक्षी जी बड़ी थी हमारे लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है साहब। मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ कौन आया था फोन करने के लिए। लेकिन जो भी हो साहब, आप उसे बख्शिएगा मत। किसी को बख्शना मत। तीनों बहनें शालिनी, सुनीता और प्रियंका और उनके हस्बैंड विकास, राजीव और कपिल, सबके फोन रिकॉर्ड्स खंगालो। पता करो कि 26 तारीख की रात को और उसके अगले दिन सब कहाँ थे। 26 तारीख से मीनाक्षी गायब और किसी को कोई फिक्र नहीं। सब फिक्र तो थी लेकिन पकड़े जाने की। तभी तो मीनाक्षी गुप्ता को धानापुर से दूर जबलपुर में लाकर कांड किया। और जबलपुर में मीनाक्षी शायद किसी जान पहचान वाले से मिलने आई होगी। सर मीनाक्षी के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं सबसे बात शुरू हो गई है। साहब 26 की शाम को 4:45 के आसपास मीनाक्षी गुप्ता धानापुर मार्केट से गुजरी थी, अकेली थी। प्रणाम प्रणाम। मीनाक्षी जी प्रणाम। प्रणाम दिनेश जी। दिवाली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी। लेकिन किस तरफ गई किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये लोकल लीडर दिनकर पटेल, इसका कोई हाथ? पॉलिटिक्स वाले तो माहिर खिलाड़ी होते हैं साहब। वैसे दिनकर पटेल के बारे में अभी फिलहाल कुछ सुना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 3 बंदे उसके पीछे लगाए हैं। ये मीनाक्षी गुप्ता एक सोशल वर्कर थी। ऐसा हो नहीं सकता कि उसका किसी के साथ कोई पंगा ना हुआ हो। 2 पंगे तो नजर के सामने आए। एक है नकुल पाल। नकुल पाल के दाहिने हाथ में चोट लगी है, उसका हाथ कट गया है। 27 की सुबह सिविल अस्पताल में उसने टाँके लगवाए थे। साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि मीनाक्षी गुप्ता का गला काटते हुए उसका हाथ कट गया हो? पंगा किस बात को लेकर हुआ था नकुल पाल और मीनाक्षी गुप्ता के बीच? साहब ये नकुल ना बहुत अकड़ू बंदा है, मीनाक्षी गुप्ता के पड़ोस वाले घर में रहता है। नकुल बाइक हटाओ यहाँ से। ये रास्ता पब्लिक को आने जाने के लिए, तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप भी एक बात समझ लो ना,
कि दानापुर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि जब भी मन में आए किसी को भी पकड़ के लेक्चर सुना डाला। और मेरी बाइक कौन सा आपको आपके घर जाने से रोक रही है? ये तुम गलत कर रहे हो। तो गलती की सजा भुगतूंगा मैं। आप होती कौन सजा देने वाली? और मीनाक्षी जी, अपने सोशल वर्कर का रौब ना किसी और पे झाड़ना, मुझ पे नहीं। आज सिर्फ हवा निकाली, अगली बार तो मीनाक्षी गुप्ता ने उसको 3 महीने पहले निकाला तो अंतिम परिणाम भी करने नहीं आया था वो। उठाते हैं नकुल पाल और मोहनलाल दोनों को और तोड़ते हैं। लक्ष्मण, एक बार इस पॉलिटिशियन दिनकर पटेल से भी बात करना बनता है। हो सकता है वहां से कोई और एंगल निकले। चोरा था या चौपर या फिर कुछ और? इन तीनों में से कुछ भी नहीं। मतलब तूने मीनाक्षी के गले में जबरदस्ती शराब उड़ेली, उस बोतल को तोड़ा और फिर उसी बोतल के कांच से उसका गला काट दिया। यही था तेरा करारा जवाब मीनाक्षी को? मेरा करारा जवाब ज्यादा होता कि उन्होंने जो शौचालय बनाया उसमें मैं कालिक पोत देता या उनके घर की खिड़की तोड़ देता। ये रेप मर्डर वगैरह मेरी सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। रेप और मर्डर के अगले दिन तेरे हाथ पर टाके लगे ना कुल, तेरे मुंह पर नहीं। अब अगर तूने मुंह नहीं खोला ना तो तेरे पूरे शरीर पर सर से लेकर पैर तक सिर्फ और सिर्फ टाके ही टाके होंगे। एक तो 26 तारीख से लेकर आज तक मैं दानापुर से बाहर नहीं निकला, तो मैं जबलपुर में कैसे हो सकता हूं? और सिर्फ वो औरत मीनाक्षी जी मुझसे नफरत करती थी, वो मेरे साथ यहां से लेके वहां तक क्यों जाएंगी? ये बात तुझे किसने बताई कि मीनाक्षी किसी के साथ दानापुर के बाहर गई है? वो अपना कमल चौरसिया है ना, किराने वाला, वो सबसे पूछताछ कर रहा है कि 26 तारीख की शाम को उसके दुकान से मीनाक्षी जी को फोन किसने किया। अब जिसने भी फोन किया होगा वो ही गया होगा। वो तू था नकुल। उस औरत ने मेरे बाइक के टायर की सिर्फ हवा निकाली थी, मेरी जान नहीं कि मैं उसकी जान ले लूं। तेरे हाथ के टांके अब इनकी क्या कहानी बना कर लाया? मीनाक्षी जी ने हाथ उठाया था ना तेरे ऊपर, जलील भी किया था, और पैसों का नुकसान हुआ अलग। मालिक, पैसों का नुकसान तो मीनाक्षी दीदी का हुआ था, गबन मैंने किया था साहब, मुझे माफ कर दो। और दुश्मनी भी तूने ही पाली थी, बदले की आग जल रही थी तेरे पेट में। बलात्कार में कितने लोग शामिल थे? और ये गला किसने काटा था? तूने? नहीं मालिक, मालिक शेरनी थी वो, मुझे कच्चा चबा जाती थी, उसके सामने नजर नहीं उठती, मैं हाथ क्या उठाता सर। सर, शालिनी, सुनीता और प्रियंका तीनों बहनों के कॉल रिकॉर्ड्स एकदम सात्विक मेनू कार्ड्स की तरह हैं। उनके हस्बैंड के कॉल रिकॉर्ड्स भी एकदम क्लीन हैं। 26 अक्टूबर की रात को तीनों जोड़ों के लास्ट लोकेशन कंफर्म किए? जी सर, कपिल और प्रियंका दमोह में थे, विकास और शालिनी बेड़ाघाट में, और सुनीता और उसका पति राजीव थानापुर में ही थे मीनाक्षी के घर। फोन लोकेशन रिपोर्ट भी यही कहती है। सुनीता, मीनाक्षी 3 रातों से नहीं लौटी, पर ये बात तुम लोगों ने किसी को बताई क्यों नहीं? मैंने कहाँ सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तब लगा था कि कुछ बोलूंगी तो चुगली जैसे लगेगा। फिर भी तुम्हें और राजीव को कुछ शक नहीं हुआ? जरा सा भी नहीं हुआ। इसलिए आपको हम दोनों पर शक हो रहा है ना दीदी, जो आप पुलिस वालों के सवाल दोहरा रही है? ड्रामा बंद कर सुनीता, मैं बस पूछ रही हूँ क्योंकि तुम और राजीव यहाँ पर थे। सिर्फ हम दोनों ही थे दीदी। आप और प्रियंका तो चल दी अपने अपने घर दिवाली मनाकर। मैं ही थी दीदी जिसे फिक्र थी मीनाक्षी दीदी की। आपको पता है बेचारी कितनी अकेली रहती थी वो, तो मैं रुक गई उसके पास। उल्टा हम ही पर इल्जाम लगाया जा रहा है। आओ प्रियंका, अब तुम्हें भी मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं कब से सोच रही हूँ कि मीनाक्षी दीदी अपने साथ कुछ कपड़े नहीं लेके गई, कुछ बोल के भी नहीं गई, और 3 दिन से उनका फोन भी नहीं लग रहा था। तो आपको कुछ सूझा कैसे नहीं? कैसे सूझता? क्यों कुछ बोलती मैं? मैंने मरवाया है ना मीनाक्षी दीदी को। पर क्यों मरवाया? वो भी ऐसे रेप करवा कर। वो मुझे नहीं पता। एक काम करो, आप दोनों बहनें यहां बैठो, जवाब ढूंढो, लगाओ दिमाग अपना, और पुलिस को फोन करके बोल दो कि सुनीता को फांसी पर चढ़ा दो। ठीक है ना? ठीक है ना? कुछ कहना है विकास भाई साहब? नहीं तो। कपिल, कुछ पूछना है आप दोनों को, लेकिन मुझे बताना है। देखिए, मीनाक्षी 3 दिन तक घर नहीं लौटी है, बात है अजीब, लेकिन हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ गलत, कुछ इतना भयंकर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे?
जैसे मुझे कुछ पता हो, जैसे मैंने ही कुछ किया हो। आपको इस गांव में जाना नहीं, वहां का पता क्यों जान रहे हैं? सर मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। बिना कुछ किए ही टांके लग गए, हाथ के बाहर थे। नकुल और आप दोनों? जी नहीं, मैं और नकुल की माँ बाहर गए थे, नकुल घर पर था। तो फिर 26 की रात को ऐसा क्या हुआ घर पर, जिसके लिए नकुल को 27 को सिविल हॉस्पिटल जाकर अपने हाथ पर टांके लगवाने पड़े? वो हमें तो कुछ नहीं बता रहा। आपको कुछ बताया क्या उसने? अरे सुनो, दीक्षित साहब को बुला लो, मैं बताने को तैयार हूं। बेहद शर्मनाक और दुखद घटना है मीनाक्षी जी की हत्या, और हत्या से पहले जो उनके साथ हुआ। लेकिन इस हत्या का पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है इंस्पेक्टर। आप बड़े दावे के साथ कह रहे हैं? ये सच है ना कि मीनाक्षी जी आपकी पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी? पूरे जोश से हिस्सा लेती थी। मेरे चुनाव में भी काफी मेहनत किया था उन्होंने। मीनाक्षी जी एक आदर्श कार्यकर्ता थी पार्टी के लिए। फिर भी आप कह रहे हैं कि उनके कत्ल का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं? पॉलिटिकल कार्यकर्ता और पॉलिटिशियन में फर्क होता है। पॉलिटिकल कार्यकर्ता सिर्फ कार्य करता है, राजनेता राजनीति करते हैं। कल को कोई मुझे ठोक दे, आप जरूर अपोजिशन पे शक कर सकते हैं, लेकिन मीनाक्षी जी तो सोशल वर्कर थी, सबका भला करती थी। अगर राजनीतिक दुश्मनी नहीं तो फिर क्या दुश्मनी रही होगी उनकी किसी से? उनकी 3 बहनें हैं, आपने उनसे बात की? जी की, लेकिन तीनों अनजान है कि आखिरकार वो कौन था जिसने धनापुर के पीसीओ से मीनाक्षी को कॉल किया, और किसके साथ वो जबलपुर गई या किससे मिलने गई। आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? आप लोग ना निजी जिंदगियों को टटोलिए। मुझे तो ये मामला बेहद करीबी और निजी मामला लगता है। जैसे कि? मैंने गुस्से में बियर की बोतल तोड़ दी। मीनाक्षी को जबरदस्ती पिलाने के बाद? नहीं, मीनाक्षी जी का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, ना ही मुझसे और ना ही उस बोतल से। दरअसल मैं उस रात को अकेला नहीं था। तो फिर कितने आदमी थे? एक औरत थी, मतलब एक लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड। मम्मी पापा घर पे थे नहीं तो। नकुल, इस तरह चोरों की तरह छुप छुप कर मिलने से अच्छा है ना मिले, ब्रेकअप कर ले। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो रिया? तुम्हारे नहीं बोलने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? सच्चाई कौन सी? यही कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तुम अपने घर वालों को ये नहीं बोल सकते कि तुम एक दूसरी कास्ट की लड़की से प्यार करते हो, और ना मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बोल सकती हूँ। हम लोग बस छुप के मिलते हैं। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? चीप लगता है, भद्दा लगता है, जैसे कि मैं कोई। क्यों किया नकुल? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या किया तुमने? कुछ मत बोलो रिया, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही भद्दा बिहेव करता हूँ। अरे शादी मैं भी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, पर पता नहीं क्यों एक कास्ट की दीवार बार बार बीच में आती है। उसके घर वालों को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर उन्हें पता चल जाता ना सर, तो वो लोग गोलियां चला लेते, पहले उसको मारते और फिर मुझे। बस इन सब के बारे में सोचकर मेरा दिमाग गर्म हो गया और मैंने बोतल तोड़ दी, जिसकी वजह से मेरा हाथ कट गया और अगले दिन सुबह जाके मैंने टाके लगवा लिए। रिया का पूरा नाम? रिया मिश्रा। नंबर बोल। सर ऐसा मत करो प्लीज। सर आपको मुझे और कूटना है ना, आप मुझे कूट लो सर, पर सर रिया को इस केस में इन्वॉल्व मत करो। सर मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है कि उस रात को रिया घर पे आई थी, और ना ही रिया के घर वालों को पता है। सर आपके इस कांड के तहकीकात में ना एक और कांड हो जाएगा सर। नकुल, नंबर दे। मुझे तो अचरज हो रहा है, तीनों में से किसी बहन ने, ना ही उनके पतियों ने, किसी ने इस बात का जिक्र कैसे नहीं किया अभी तक? मीनाक्षी गुप्ता के चाचा अरविंद गुप्ता? हाँ, वो जबलपुर में ही रहते हैं। मीनाक्षी जी गई होंगी उनसे मिलने शायद। लेकिन फिर वो धनापुर के पीसीओ से कॉल क्यों करेंगे? शायद किसी को पिकअप करने के लिए भेजा हो। मीनाक्षी जी के अंतिम संस्कार में हमने अपने कुछ लोग लगाए थे, ये देखने के लिए कि अंतिम संस्कार में कौन शामिल हुआ है और कौन नहीं। उनमें से अरविंद गुप्ता का नाम तो नहीं सुना? नहीं सर, शायद वो नहीं आया। ना ही अरविंद गुप्ता का बेटा राहुल आया था। मैं था ना वहाँ, मैंने भी इस बात को नोटिस किया था। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चाचा जी ने करवाया? अरविंद चाचा जी ने? देखिए, हम ये नहीं कह रहे
कि उन्होंने करवाया। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें इस चाचा जी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारे जहन में ये बात कभी आई ही नहीं। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि अरविंद चाचा ऐसा कुछ करवा सकते हैं। हाँ सर, मीनाक्षी दीदी और चाचा जी के बीच में बड़ा तगड़ा बैर था, पर चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। शालिनी दी, कहीं ये उस थप्पड़ का जवाब तो नहीं था? हे राम, इतनी गंदी तरीके से दुश्मनी निकाली चाचा जी ने। हमें इस दुश्मनी की कहानी चाहिए, पूरी कहानी। कहानी यही है सर कि मीनाक्षी दीदी ने प्रियंका और मेरी शादी कराने के बाद अपनी पूरी ताकत इस घर को बनाने में लगा दी। चाचा जी तो बहुत पहले से ही दावा कर रहे थे कि इस घर में उनका भी हिस्सा है, लेकिन तभी कोठी बहुत छोटी थी सर। मीनाक्षी ने अपनी कमाई से नए कमरे बनवाए, बगल वाली जमीन खरीदी, फिर चाचा जी इन सब का भी हिस्सा मांगने लगे, जिसमें मीनाक्षी रहती है। इसका हक सबसे ज्यादा है इस पर। मेरा 40% का हिस्सा है, वसीयत में लिखा है। बीए पास किया ना आपने, पढ़िए इसे, सिंपल इंग्लिश है, पढ़िए इसे। 12वीं फेल हो ना, शायद इसीलिए तुम्हारा ध्यान नहीं गया। इसी वसीयत के चौथे पेज पर ये लिखा हुआ सिंपल इंग्लिश में ही कि इसका 40% तुम्हारे पापा यानी चाचा जी को तब मिलेगा जब कोठी बेची जाएगी, जिसका वक्त काफी पहले आ चुका है। देखिए मीनाक्षी दीदी, शादी तो नहीं हुई है आपकी, वो आपका पर्सनल मसला है, लेकिन हम तो इसका जिंदगी भर इंतजार नहीं कर सकते ना। प्रॉपर्टी के रेट ऑलरेडी गिरने शुरू हो चुके हैं। एक मिनट राहुल, प्रॉपर्टी के रेट गिरे या उठे इससे तुम्हें क्या फायदा है? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तब मिलेगा जब हम ये कोठी बेचेंगे, और इस कोठी को बेचने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और हाँ, अगर ये बेचेंगे भी तो तुम्हें पुश्तैनी कोठी का वही 40% मिलेगा जो वसीयत में है, ना कि जो मीनाक्षी ने बनवाया है। बगल वाली जो जमीन है ना, वो भी पुश्तैनी कोठी का हिस्सा है। उसके 40% पर भी हमारा ही हक है। 1 इंच भी नहीं चाचा जी, 1 इंच भी नहीं। इसलिए मजाक मत करिए। उस जमीन का 1-1 स्क्वायर फीट अपना खून पसीना जलाकर खरीदा है। बाप की पुश्तैनी जमीन नहीं है, इसलिए यहाँ बार बार आकर यह हंगामा और तमाशा करना बंद करिए। मेरे जीते जी ये कोठी नहीं बिकेगी। और राहुल, तुम अगली बार तुमने अगर ये कोठी देखने के लिए किसी क्लाइंट को भेजा ना, तो सीधे पुलिस स्टेशन कंप्लेन कर दूंगी। आप अकेले रहते हो, अकेले इंसान को कितनी जगह चाहिए रहने के लिए? राहुल, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते, और ना ही ऐसी बदतमीजी से सवाल पूछ सकते हो तुम। लिमिट में रहो। वही जमाई राजा, तू अपनी लिमिट में रह, मत बोलो ना बीच में। फैमिली वाले लोग हैं हम अपनी बात खुद कर लेंगे, बीच में अपनी नाक मत डालो। ना चाचा जी, इस गलतफहमी में नहीं रहना कि मीनाक्षी अकेली है, हम सब हैं उसके साथ। राहुल से तुम कुछ खास उम्मीद नहीं कर सकते ना चाचा जी, क्योंकि आपने इतने साल खुद हमारे साथ कीड़ों मकोड़ों जैसा व्यवहार किया। एक थप्पड़ से अगर होश ठिकाने नहीं आए ना, तो बता देना, पुलिस स्टेशन में ले जाके 4 जूते मरवाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाओ। जो बंद कमरे में तमाचा मारा ना तुमने को मीनाक्षी, सूद समेत लौटाऊंगा इसे, भरे बाजार में लौटाऊंगा। पापा चलो यहां से, देखती रहना। हाँ, राहुल ने धमकी तो दी थी, पर कोई ऐसी धमकी पर अमल भी करता है भला? अगर राहुल ने ऐसा किया तो बहुत गलत किया है उसने, बहुत गलत। ये चाचा अरविंद गुप्ता और उसके बेटे राहुल गुप्ता वाली बात इन लोगों ने हमसे छुपाई क्यों? जहन में नहीं आया ऐसे बोले? गड़बड़ है, कोई अहम बात है जो छुपाई जा रही है। वैसे सर, ये राहुल की धमकी नकुल पाल की उस करारे जवाब वाली धमकी से कुछ खास अलग नहीं है। सर, नकुल की गर्लफ्रेंड रिया से बात हुई? हाँ माधुरी, रिया ने कबूल किया। उसने बताया कि उस रात नकुल के साथ वो उसके घर पर ही थी। नकुल ने बॉटल तोड़ी, जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया। ये ढाबे का मैनेजर मोहनलाल, पड़ोसी नकुल और जबलपुर वाले चाचा अरविंद और उनका बेटा राहुल। रंजिश के सभी एंगल्स हमें ना तो इन 3 बहनों से और ना ही उनके पतियों से मिले। सबके सब एंगल्स हमें बाहर वालों से मिले। क्यों? संजना, तुम्हारा डब्बा रेडी है, चलो। थैंक यू मम्मा, बाय। क्या कर रही है मालती?
फ्री हो गई क्या? बस अभी अभी किचन समेटा है। तो बता क्या कर रही है? खाना खाया? मन नहीं कर रहा, तो थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आ जाएगी? तुझसे बात करने का मन कर रहा है। एक 15 मिनट दे दे, कल की रसोई की कुछ तैयारियां करनी है। ठीक है, पर जल्दी आ जाना प्लीज। अगर अकेलापन इतना ही खाए जा रहा है तो शादी क्यों नहीं कर डालती? अब किसका इंतजार है? बताऊं? क्या रे, मुझसे क्या छुपाएगी तू? ये छुपी हुई बात तो है ही नहीं। हमारा मीनाक्षी के बीच कोई प्यार व्यार नहीं था, फिर झूठ मूठ का शौक क्यों व्यक्त करे? सर वैसे भी हम किसी के अंतिम संस्कार में जाए न जाए, ये हमारा पर्सनल मामला है ना। भरे बाजार में मीनाक्षी को सूद समेत थप्पड़ तुम्हें लौटाने वाले थे ना? सर भरे बाजार में किसी को थप्पड़ मारना और मर्डर और गैंग रेप में बहुत फर्क होता है, और वो भी मेरी चचेरी बहन के साथ। दिखता नहीं है क्या आपको? नहीं दिखता। तुम दिखाओ क्या फर्क है। एक ही परिवार के। हाँ, पुश्तनी जायदाद का मसला है। वो चारों बहनें ये समझ रही थी कि पुश्तनी जायदाद उनके पिता की है, कोर्ट में जाने वाले हैं। जो कुछ कहना सुनना था वो हो चुका था हमारे बीच। बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो सर आप बताइए, मीनाक्षी को इतनी दूर जबलपुर क्या बात करने के लिए बुलाते? और आप खुद सोचिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपके घिनौने इल्जाम बिल्कुल सही हैं। आप सोचिए कि मीनाक्षी ऐसी तेज और समझदार औरत हमारे बुलाने पे जबलपुर आती इतनी दूर, और वो भी अकेली? कभी ना आती सर। मानो किसी तरीके से जबरदस्ती करके यहाँ खींच कर लाते तो वो हल्ला नहीं मचाती इंस्पेक्टर। सर संगीन जुर्म हुआ है, सुलझाइए उसे। बेकार में हमारी पारिवारिक रंजिशों को मत जोड़िए, जो इस केस से बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। वक्त बर्बाद होगा आपका। अब बात रही अंतिम संस्कार की, तो वहां जाकर हम कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहते थे। और सर ये सब सुनने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि एक भयंकर कांड हमने किया है, तो आप साबित कीजिए। आप साबित कीजिए कि मीनाक्षी हमसे जबलपुर मिलने आई थी। आप साबित कीजिए कि ये पूरा कांड हमने किया है। आप साबित कीजिए। हमारे पास पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट आ गई है। जैसा कि मुझे बताया गया था, मीनाक्षी शादीशुदा नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ और डिटेल्ड एनालिसिस की। कोई ऐसी डिटेल जो हमारे काम आ सके? जी है। देखिए इंस्पेक्टर, रेप हुआ है, उसके निशान हैं, खरोचे हैं जो फोर्स्ड सेक्स की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा भी विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव औरत थी एक अरसे से। मतलब किसी के साथ एक अरसे से जिस्मानी ताल्लुकात थे विक्टिम के? 100%। आपने बताया था उस शाम को किसी ने पीसीओ से कॉल किया था विक्टिम को, शायद वही ये शख्स हो। सर, अरविंद गुप्ता और राहुल गुप्ता का मीनाक्षी से कभी कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन रहा ही नहीं है। 26 अक्टूबर की रात को दोनों बाप बेटे घर में ही जबलपुर में थे। डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात और सामने आई। मीनाक्षी गुप्ता एक अरसे से सेक्सुअल एक्टिव थी। अब हमें उसके प्रेमी को ढूंढना हो। तो सर ये जो आपसी रंजिशें सामने आई हैं, जो थी जरूर, इस जुर्म से जुड़ी ना हो। शायद कोई और ही एंगल हो, कोई रिश्ता, कोई प्रेमी, और उस प्रेमी और मीनाक्षी के बीच की खटास जो इस जुर्म की जड़ बनी। लेकिन फिर गैंग रेप क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कोई सुपारी किलर था, करने आया था मर्डर, लेकिन कर गया रेप एंड मर्डर? लेकिन सर खबरियों के अनुसार सुपारी मार्केट में ऐसी कोई खबर नहीं है। 26 अक्टूबर को जिसने भी मीनाक्षी को धानापुर के पीसीओ से फोन किया था, वो हमारे इस केस के ताले की चाबी है। हाँ मैं पहुंच गई हूँ। कोई और बात है जो ये तीनों बहनें शालिनी, सुनीता और प्रियंका हमसे छुपा रही हैं? राजीव, कोई भी काम हो, जरूरत हो तो बेझिझक फोन करना। हाँ विकास भाई साहब, हम लोग भी बस 2-3 दिन यहाँ और रुकेंगे, उसके बाद अपने घर के लिए निकलेंगे। सुनीता, चाचा जी का फोन होना है तो कोई बात ही मत करना। हम सब मिल बैठकर सुलझाएंगे ये मामला। जी दीदी। सुनो, शालिनी दीदी और सुनीता दीदी को जो भी सही लगे मान लेना। हमें जो भी मिलेगा वो हमारे लिए सही रहेगा। मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही। मीनाक्षी दीदी 3 दिन से गायब थी, उनका फोन पे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, और सुनीता दीदी को फर्क ही नहीं पड़ा। देखो प्रियंका, ऐसे वक्त पर अपनों पे शक करना ठीक नहीं है। हम एक परिवार हैं, ऐसे वक्त पर हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। 3 दिन तक सुनीता का चुप रहना, ये बात खटक तो रही है। जी सर, सुनीता डायरेक्ट शक के घेरे में आ जाती है। लेकिन सर अगर सुनीता किसी साजिश की करता धरता होती तो वो 3 दिन तक चुप बैठने का खतरा क्यों उठाती, बल्कि पहले ही दिन शोर मचाती, हल्ला मचाती, ताकि कोई उस पर शक न करे। तो फिर कौन है इस साजिश का करता धरता?
ऐसा कैसे हो सकता है कि मीनाक्षी की तीनों बहनें, शालिनी, सुनीता और प्रियंका, इनमें से किसी ने भी मीनाक्षी के प्रेमी का जिक्र तक नहीं किया? सर, एक ट्विस्ट है। और एक? बोलो। पोस्टमार्टम में शराब के लेवल्स काफी हाई थे। हम अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि मीनाक्षी को जबरदस्ती शराब पिलाई गई होगी, लेकिन सर अब ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ना हुआ हो। साहब, ना किसी परिवार वाले से ये बात सामने आई, ना मोहल्ले वाले से। फिर कौन? ये खबर मैंने कबाड़ के बीच से खोद के निकाली है साहब। धनापुर के बिरजू कबाड़ी वाले ने बताया। शायद पीती थी मीनाक्षी जी। क्या? महीने के 6 से 7 विलायती खंबे कहीं नहीं गए, कभी कभार तो 8, 10, 12 तक भी हो जाते थे। घर से बोतल मिलने का मतलब ये तो नहीं है कि वो खुद दारू पीती होगी। तो फिर पीता कौन था? सोचने वाली बात है। घर में अकेली रहती थी वो। इतने सालों में मैंने तो कभी किसी और को वहां रहते देखा नहीं। मैंने 2 दिन धनापुर और उसके आसपास विलायती शराब की जितनी भी दुकान थी सबसे पूछताछ की। किसी ने भी नहीं कहा कि मीनाक्षी उनसे शराब लेती थी। चंदू, तो फिर शराब की बोतलें आती कहाँ से थी? यही तो अंदर की बात है साहब। हर महीने का कोटा कोई चुपके से लाके देता रहता होगा, जान पहचान वाला। ये जान पहचान वाला चाहने वाला भी हो सकता है। महीने की 8 बोतलें, मतलब हफ्ते की 2 बोतलें और रोज के 3-4 पैग। आदत और लत के बीच की कंडीशन है, पर फिर भी तीनों बहनें चुप हैं और उनके पति भी चुप हैं। सर, मीनाक्षी अकेले रहती थी, हो सकता है ये सब बातें छुपा गई होगी। लेकिन सर, एक बात है जो खटक रही है। क्या? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि शराब के लेवल्स हाई थे और गैंगरेप हुआ, पर सीमेन के ट्रेसेस नहीं मिले। कॉन्डम्स यूज हुए रेप में। हाँ तो? सर, जैसे जबरदस्ती शराब की थ्योरी अब हमें सही नहीं लग रही, हो सकता है ये गैंगरेप की थ्योरी भी सही ना हो। सीमेंट ट्रेसेस नहीं मिले, पर खरोंचे और निशान तो हैं माधुरी। सर, कंसेंजुअल सेक्स, मर्जी से सेक्स के दौरान आई खरोंचे और निशान हो सकते हैं, जिसे गलती से गैंगरेप समझा जा रहा है। विलायती शराब सस्ती नहीं होती। महीने की 8 बॉटल्स। सर, मीनाक्षी की खुद की आमदनी बुरी नहीं थी, और प्रेमी की आमदनी भी अच्छी खासी हो सकती है, और पॉलिटिक्स में आमदनी अच्छी होती है। दिनकर पटेल, वो मीनाक्षी का प्रेमी हो सकता है। होने भी हो सकता है, तभी उसने हमें मीनाक्षी का चाचा और उसकी प्रॉपर्टी के एंगल में गुमराह किया। पॉलिटिशियन है, खेलना, गुमराह करना, घुमाना रोज का काम है। तो कहीं तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं राजपूत साहब, आप बड़े आदमी हैं, कहाँ मैं ऐसी गुस्ताखी करूंगा। तो तुम किस तरफ इशारा कर रहे थे? बस इतना ही कह रहा था कि 26 अक्टूबर की रात आपके घर पे 2 मेहमान आए थे और उसी रात मीनाक्षी गुप्ता का कत्ल हुआ, सामूहिक बलात्कार के बाद। देखो, मेरा इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है? और मुझे फोन मत करना, और ब्लैकमेल करने की तो कभी सोचना भी मत। अब इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। दूर रहो मुझसे, समझे? हेलो जी, मैं मालती रघुवंशी बोल रही हूँ, धानापुर से। जी मालती जी, बोलिए। वो मीनाक्षी गुप्ता के बारे में कुछ बात बतानी है। मीनाक्षी मेरी बहुत करीबी सहेली थी, बचपन की सहेली। आप मीनाक्षी गुप्ता के मर्डर के बारे में कुछ जानती हैं? जी, ये बात उसके मर्डर से जुड़ी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मीनाक्षी गुप्ता के बारे में कुछ बात है जो शायद कोई नहीं जानता मेरे अलावा, जो मुझे लगता है मुझे आपको बतानी चाहिए। सुनीता, मालती को लगता है कि मीनाक्षी के कत्ल के पीछे सुनीता हो सकती है। सर, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा मालती ने, पर मालती को लगता है शायद सुनीता इसके पीछे है। प्रॉपर्टी के लिए? तब तो हो सकता है सर सुनीता ने अगुवाई की हो, बाकी दोनों बहनें और उनके पति भी। सुनीता, मुझे लगता है हमें भी कल तक यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है राजीव, चाचा जी कहीं घर पर कब्जा ना कर ले। अरे हलवा पूरी है क्या जो कब्जा कर लेंगे? मैं विकास और कपिल से बात करता हूँ। अब इस मामले का हल साथ में बैठकर ही निकालना होगा सुनीता। बहुत कुछ हो चुका है, अब इसके आगे किसी को भी किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हो सके उतना जल्दी बात कर लो राजीव से, सेटल कर लो मामला।
मीनाक्षी गुप्ता के बारे में हमने जो भी जाना वो दूसरों की राय थी, पर मालती मीनाक्षी की सहेली को राय नहीं बल्कि एक छुपी हुई हकीकत बयान करने हमारे पास खुद चलकर आई थी। मालती ने हमें जो बताया वो मीनाक्षी की जिंदगी का एक अलग पहलू था, एक ऐसा पहलू जिसे हजम करना आसान नहीं था, पर उस वक्त उसकी सच्चाई नापने का